हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए आपको आज बता दें कि साबुन और अपमार्जक की ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया ना तो समझो कि 4 नंबर आपके परीक्षा में पूरे हो गए। तो क्योंकि आप ये ऐसा टॉपिक है ना कि आपको जैसे आप घरों में यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, अपमार्जक थोड़ा शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, डिटर्जेंट पाउडर आपने सुना होगा, वो आपको पता होगा। सब तो कम यूज किया, साबुन बोलते हैं घरों में, गाँव में क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। तो आप बेसिकली क्या साबुन के विषय में परिचित हैं। साबुन की अगर हम बात करें कि साबुन के विषय में कौन जानता, तो आप बोलोगे हाँ सर हमको पता है कि साबुन क्या होता है। तो साबुन के विषय में पता है, डिटर्जेंट के विषय में पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि यह साबुन बनता कैसे है, कौन सा अच्छा साबुन होता है, कौन सा खराब साबुन होता है, किसमें अच्छी क्वालिटी के एलिमेंट्स या पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो अच्छी सफाई करते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको साबुन और अपमार्जक के विषय में पूरी कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो ये पार्ट नंबर आपका 10 है, पार्ट नंबर 10। क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम मेहनत करते हैं, आपने देखा होगा आप पढ़ते हो भूल जाते हो, इसके ऊपर हम कभी एक दिन वीडियो बनाएंगे तो आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे। क्योंकि देखो अपने पर ही विश्वास होना चाहिए। जब हम कुछ करते हैं, अगर हम नहीं करते हैं ना तो फिर दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें स्वयं अपना काम करना चाहिए। क्योंकि हमसे ही हमारा वजूद है। अगर हम अपने अंदर क्वालिटी नहीं तो दूसरों से हमारा परिचय कोई मायने नहीं रखता है। हमने अगले वीडियो में भी कहा था कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, मंजिल पर वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, और मिटा देता है कोई नाम तक के खानदानों का, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलते हैं। तो कहने का मतलब हमारा यही है, हमारा पर्पज ये है कि आप स्वयं मेहनत करें और तरक्की की सीढ़ियों पर जाएं। तो आज आप कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट साबुन और अपमार्जक को सही से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बातें जो आपने अभी तक किसी भी वीडियो में ना पढ़ी होंगी वो बातें हम आपको बताएंगे। क्योंकि साबुन के विषय में, अपमार्जक के विषय में आपने परिभाषा याद की होगी, लेकिन उसके अंदर के जो कंपाउंड्स जो पाए जाते हैं जिससे क्वालिटी की पता चलती है कि साबुन अच्छा है या खराब है, वो सारी बातें हम सीखेंगे जिससे आपको पता हो, आप किसी को बता सके अपने दैनिक जीवन में कि हाँ साबुन में क्या क्या पाया जाता है और इसकी क्या क्या उपयोगिताएं होती हैं। तो चलिए, लिखा है साबुन और अपमार्जक। तो साबुन के विषय में देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है, सोप बोलते हैं इंग्लिश में इसको, लिखा है उच्च कार्बोक्जिलिक अम्ल। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये तो पता हमने कभी सुना ही नहीं कार्बोक्जिलिक। तो अभी सब समझ में आएगा, आप सिर्फ सुनते चले जाओ। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, या फिर इसी को हम कह सकते हैं उच्च वसीय अम्ल। अच्छा चलो दोनों बातें भूल जाओ, कार्बोक्जिलिक अम्ल भी भूल जाओ, वसीय अम्ल भी भूल जाओ। तेल तो सबको पता है ना, तेल सबको पता है, ऑयल बोलते हैं इंग्लिश में। घी पता हो गया, ये भी पता हो गया। वसा, इसको इंग्लिश में फैट बोलते हैं। बहुत मोटा मोटा आदमी हो जाता है कसके, है ना, ऐसे मोटा मोटा हो जाता है, चल नहीं पाता है। सीढ़ियों पर अगर वो आगे चल रहा है तो पीछे से निकलने वाले को प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही क्या होता है, फैट की वजह से ऐसा होता है। समझ में आ रहा, फैट की वजह से होता है। जब आदमी कस के मोटा ऐसे हो जाता है ना, फिर चल नहीं पाता, उसको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, पैर से प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें वसा, फैट के अंदर चर्बी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें, इनसे भी, फैट से, चर्बी से, घी से, तेल से, इन्हीं से साबुन तैयार होता है। ये है कि नहीं रोचक बात। आपको पता नहीं होगा, साबुन आपने पढ़ा होगा, परिभाषा क्या पढ़ी होगी कि उच्च कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये परिभाषा है। आपको अगर परीक्षा में लिखना है परिभाषा तो आपको ये लिखना है कि एक लंबी श्रृंखला, एक, क्योंकि अभी हम बताएंगे ये श्रृंखला बनी हुई, अभी हम वहां पर भी जाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल जिसमें क्या हो, सोडियम या पोटेशियम लवण हो। लवण को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। तो उच्च कार्बोक्जिलिक अम्ल या उच्च वसीय अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। या तो सोडियम मिलेगा या फिर पोटेशियम, दोनों में से एक मिलेगा तो साबुन तैयार होगा। चलिए, तो उच्च कार्बोक्जिलिक अम्ल या उच्च वसीय अम्ल
तेल, घी, वसा, चर्बी, इन सब से बनता है आपका। और क्या करेंगे, बनेगा कैसा, देखो इसमें हमने तेल ले लिया, एक कटोरे में तेल ले लिया, उसमें हमने सोडियम ले लिया या फिर पोटेशियम ले लिया और उसका एक मिक्सचर तैयार कर देते हैं। और मिक्सचर के बाद एक सांचा होता है साबुन का, जैसे आपने बहुत सारे साबुन के कलर देखे होंगे, बहुत सारे शेप देखे होंगे, तो उसी शेप में उस साबुन को ढाल देते हैं और आपका साबुन तैयार हो जाता है। क्लियर हो गया साबुन कैसे बना। सोडियम का चूर्ण ले लेंगे और तेल, घी, वसा, चर्बी किसी में से एक में उस मिश्रण को मिला देंगे और आपका साबुन तैयार हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगर देखो अब बात करते हैं कि कब सॉफ्ट बनेगा, कब हार्ड साबुन बनेगा, तो इस बारे में समझ लेते। देखो जब हम सोडियम को मिलाएंगे, ये हो गया, ये देखो एक्चुअली ये क्या होता है, RCOONA, ये आपका साबुन का जो है ना वो फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से यहाँ पर R रिएक्टेंट होता है, यहीं पर कुछ जुड़ेगा तो वो अगर अलग अलग नाम से उस साबुन को कहलाएगा कि ये वाला साबुन है, ये दूसरा वाला साबुन है, तीसरा वाला साबुन है। तो जब आपको फार्मूला मिले पेपर में कि C15H31COONA, क्या जुड़ेगा, Na जुड़ेगा, तब आपका पाइमेटेट बनेगा। क्या बनेगा, पाइमेटेट बनेगा साबुन। ठीक, ये हो गया। C17H33COO, अब यहाँ पे कुछ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, Na जुड़ेगा। Na जब जुड़ जाएगा तो ये आपका R की जगह पर ये जुड़ गया, C17H33 बन गया आपका ओलिएट। ट्राई एस्टर होता है साबुन, कैसा होता है, ट्राई एस्टर होता है। पेपर में पूछा साबुन कैसा होता है, ट्राई एस्टर होता है। याद करो, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए। अब साबुन को कैसे परिभाषित करोगे, जो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब आपको ये भी पता हो गया कि साबुन बनता कैसे है। और एक चीज, जब हम इसको मिलाएंगे, इस तेल, घी, वसा, चर्बी में जब हम सोडियम को मिलाएंगे ना तब वो हार्ड बनता है और वो क्या होता है, कपड़ा धोने वाला होता है। क्या होता है, कपड़ा धोने वाला होता है। क्लियर हो गया। तो जब हमको कपड़ा धोने वाला साबुन बनाना तो क्या बनाएंगे, सोडियम मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, सोडियम मिलाएंगे। क्लियर हो गया। चलो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें K मिला, क्या मिला, K। तो जब K मिलाएंगे, इस पोटेशियम को मिलाएंगे, तब आपका सॉफ्ट साबुन बनेगा, जो हम नहाने में यूज करते हैं, अपने शरीर पर जो लगाते हैं, नहाने में जो यूज करते हैं, मुंह धुलने के लिए जो यूज करते हैं, वो आपका होता है सॉफ्ट साबुन होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो ये स्नान करने में, नहाने धोने में, चेहरे पर लगाने में काम आता है। सॉफ्ट, हार्ड वाला क्या होगा, हार्ड वाला जो होगा ना वो कपड़ा धोने के काम आएगा। चलो ये क्लियर हो गया। फार्मूला क्लियर हो गया कि C15H31COONA जुड़ेगा तो पाइमेटेट बनेगा। C17 दो बढ़ गया, देखो यहाँ पर 31 था, 32 हो गया, दो बढ़ गया, 15 में दो बढ़ गया, 17 हो गया, इसमें 31 में दो बढ़ गया, 33 हो गया, दो का अंतर है, ओलिएट बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो इसका डबल हो गया, 17 दूना 34, एक बढ़ गया, 17 हो गया, से 17H35COONA जुड़ेगा तो ये स्टीरेट बनेगा, स्टीरेट। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे देंगे। चलो अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई कि साबुन भैया उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जिनको हम साबुन बोलते हैं। उच्च वसीय अम्ल भी इसी को बोल सकते हैं। तेल, घी, वसा, चर्बी, इसमें अगर हम सोडियम पोटेशियम को मिलाते हैं, मिश्रण तैयार करते हैं, उसमें सांचे में डाल देते हैं तो आपका साबुन तैयार हो जाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें और क्या क्या पाया जाता है, कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी अच्छी है साबुन की, बढ़िया काम करेगा, तो वो चीज़ें हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होनी चाहिए, कब बढ़िया साबुन होता है, तो क्या क्या साबुन में प्रेजेंट होता है, क्या क्या पाया जाता है, वो बातें हम सीखते हैं। तो चलिए, पहला लिखा हुआ नमक, इसका मतलब है कि इस साबुन में ना नमक पाया जाएगा, जो क्या करेगा, उस साबुन को गलाने का काम करेगा। ये क्या करता है, साबुन को गलाने का काम करता है नमक। क्लियर हो गया। पहली बात, नमक साबुन को गलाने का काम करेगा। क्लियर। चलो अब लिखा हुआ है नमी 10%, मतलब कि किसी भी साबुन में अगर वो अच्छी क्वालिटी का साबुन है तो नमी 10% होनी चाहिए, जिससे वो क्या करता है, जो साबुन होता है ना सॉफ्ट होता है, हार्ड भी होता है, तो वो क्या होता है, चटकने से रोकता है। आपने देखा होगा बहुत बाजारों में, बहुत जगह पर क्या होता है, साबुन जो है ना वो आ जाते हैं बेचने वाले,
बढ़िया गाड़ी लगी होती है और उसमें क्या होते हैं 10 रुपए की कोई 4 साबुन दे दे, तो हमको क्या लगता है बहुत सस्ता भैया, खरीद लो, पता नहीं कल आए बाजार में ना आए, तो वो बेच के चले जाते हैं। आपको उतनी समय धुल के दिखाएंगे ना, कपड़ा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास साफ हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है जब हम घर लेके आते हैं साबुन को तो देखते हैं भैया वो तो चिटक गया, मतलब कि जगह जगह से दरारें आ जाएंगी उस साबुन में, और वो फिर साबुन चाहे इतना पानी डालो फिर वो सॉफ्ट नहीं होता है, उसमें झाग नहीं देता है, खराब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, नमी नहीं होता है। तो साबुन में नमी होना जरूरी है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं। तो नमी होगी तो क्या होगा, साबुन जगह जगह से दरार नहीं देगा, चिटकेगा नहीं, है ना, चटकने से रोकता है। अगली बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका क्या रोल होता है? तो जैसे देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल साबुन में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। तो ये क्या करता है, जब देखो कभी कभी हम जब नहाते हैं ना तो देखते हैं कि आंखों में पड़ जाए तो जलन होने लगती है, जब तक पानी न डाले ऊपर से तब तक क्या होता है, जलन हुआ करती है। तो ये जलन इसी के कारण होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण जलन होती है। क्लियर हो गया? चलो समझते चलना है आपको, एक एक बात समझ में ना आए फिर बताएंगे, दोबारा बताएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए कि आपको साबुन अपमार्जक में अंतर और इसकी परिभाषा कैसे बनता है, पूरा बायोग्राफी पता होना चाहिए। तो चलिए, नमक पता हो गया क्यों होता है, गलाने का काम करता है, नमी चटकने से रोकता है। अगली बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हमारे आंखों में साबुन पड़ जाने पर जलन होता है तो उसको ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कंट्रोल करता है। चलो अब आ जाओ, रेजिन, ये साबुन में झाग निर्माण करता है। आपने देखा होगा बहुत साबुन क्या होते हैं, ज्यादा झाग देते हैं, कपड़ा अधिक अच्छे से साफ हो जाते हैं। कुछ कपड़े क्या होते हैं, कुछ साबुन क्या होते हैं, झाग क्या होते हैं, कम देते हैं और कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो पाते। इसका मतलब उसमें क्या होता है, रेजिन की कमी होती है। ये बातें हम नहीं जानते थे, हम ये जानते थे बढ़िया साबुन है, बढ़िया फेना निकलता है, मिसल निकलता है, उसी को झाग बोलते हैं, खुशबू मारता है बढ़िया। तो ये रेजिन के कारण होता है। रेजिन क्या करता है, झाग निर्माण करता है, झाग बनाता है, जिससे कपड़े साफ होते हैं। अच्छा अब बात है ग्लिसरॉल की, क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल। ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो झाग बनती है ना, जो रेजिन झाग बनाता है उसको सूखने से रोकता है। क्या करने से रोकता है, सूखने से रोकता है कि सूखे नहीं, नमी बनी रहे। और एक काम होता है, आपने पारदर्शी का, साबुन को पारदर्शी भी बनाता है। अगर हम इस ग्लिसरॉल की मात्रा अधिक कर दे तो वो साबुन जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपने एक साबुन देखा होगा, पियर्स बोलते हैं उसको, पियर्स साबुन जो होता है ना, उसको देखोगे तो इस पार से उस पार दिखाई पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का साबुन होता है, महंगा साबुन होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, और सब सारी चीज़ें जो होती है सेम होती हैं, बस ग्लिसरॉल की मात्रा अधिक हो जाती है। और जिस साबुन में झाग ज़्यादा आती है, खुशबू बढ़िया मारता है, उसी को लोग अच्छा समझते हैं। तो उसमें क्या होता है, रेजिन, अगर मान लो हम खुशबू बढ़ा दें, रेजिन की मात्रा खूब बढ़ा दें, झाग बढ़िया दे, लेकिन फिर क्या करें, नमी कम कर दें, नमक की मात्रा कम कर दें, तो ये गलेगा ही नहीं। मारो झाग, खूब झाग दो, कुछ नहीं होगा। मतलब कि सबकी क्वांटिटी जो है ना वो बढ़िया उचित मात्रा में होनी चाहिए, तब वो एक अच्छा साबुन कहलाता है। तो चलिए, ग्लिसरॉल क्या करता है, झाग को सूखने से रोकता है और साबुन को पारदर्शी बनाता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट। ग्लिसरॉल की मात्रा अधिक कर देंगे तब वो बन जाएगा आपका क्या, पारदर्शी बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिससे हम इस पार से उस पार देख पाएंगे। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ा ही रहे। चलो यहाँ पर क्या होता है, जो साबुन होता है ना, हमने क्या बताया, ये उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक लंबी श्रृंखला होती है और उसके लास्ट में या तो सोडियम जुड़ेगा या फिर आपका पोटेशियम जुड़ेगा। तो उसमें साबुन जो होता है, जो उसका झाग होता है, उसमें उस श्रृंखला में झाग की दो बातें होती। वो बातें कौन सी होती, एक होता है सिरा होता है जिसको हाइड्रोफोबिक सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। और एक होता है हाइड्रोफिलिक। तो देखो, फोबिक, हाइड्रोफोबिक, तो फोबिक का मतलब होता है डस्ट, गंदगी, तो उसमें देखो हमें डस्ट लिख रखा है। और फिलिक, फिलिक का मतलब फिल होना, भर जाना, तो उसमें क्या होता है, वाटर। तो डस्ट जो होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक जो सिरा होता है, इससे डस्ट, उस कपड़े की गंदगी जो होती है वो इस सिरे से चिपक जाती है। कौन से सिरे से, अगर पूछता है कि उस सिरे का नाम बताओ जिसमें जो मिट्टी, उसके कण होते हैं, जो मैल होती है, वो किससे चिपकती है, तो हाइड्रोफोबिक सिरे से डस्ट चिपक जाती है। और जब उसमें पानी भरते हैं ना, फिल करते हैं,
तब उसी डस्ट के साथ, डस्ट जो है उसी जल के साथ बाहर चली जाती है झाग के साथ, और कपड़ा चमकदार हो जाता है, साफ हो जाता है, बढ़िया। तो एक हो गया हाइड्रोफोबिक सिरा, एक हाइड्रोफिलिक सिरा जिसमें वाटर होता है उसमें भरता है, और एक डस्ट होता है जिसमें गंदगी भरती है। मतलब दोनों सिरे अलग अलग होते हैं। ये आपने देखा होगा। एक बात और समझा देते हैं, अभी साबुन अपमार्जक की बात नहीं करते, साबुन में ही आपने देखा होगा साबुन का कलर भले ही अलग अलग हो, भले ही साबुन अलग अलग कलर में, आपने देखा होगा पीला देखा होगा, सफ़ेद देखा होगा, लक्स का आता है बढ़िया, तो वो सफ़ेद होता है ना, और उसमें लाइफ बॉय देख लो रेड कलर का होता है। मतलब साबुन के कलर अलग होते हैं, लेकिन जब हम उसको घसते हैं ना तो उसकी जो झाग निकलती है, जो उसमें वो मिश्रण निकलता है, वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है। अगर उसका रंग हमें सफ़ेद दिखाई पड़ता है ना तो वो परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण, परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। और एक चीज क्या होता है, जब उसमें हम किसी डिटर्जेंट को या साबुन को घोलते हैं तो जो झाग बनता है ना, उठा हुआ भार जो होता है, उसमें क्या होता है, वो जब प्रकाश पड़ता है उस पर तो बहुत सारे कलर में दिखाई पड़ता है, चमकीला नजर आता है। तो चमकीला किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण, व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण प्रकाश आता है और उस प्रकाश को फैलाने का काम करता है, जिससे वो चमकीला प्रतीत होने लगता है, तो वह व्यतिकरण होता है। प्रकाश का परावर्तन आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही रेखा में होते हैं, यही क्या होता है, परावर्तन होता है। मतलब प्रकाश पड़ता है फिर लौटता है। साइन आई बटा साइन आर का वो जो कोण बनाता है वो परावर्तन होता है। तो चलिए इतनी बातें आप क्लियर हो गई हैं। अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अपमार्जक के विषय में पढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं अपमार्जक क्या होता है। डिटर्जेंट पाउडर जो होता है भुरभुरे टाइप में होता है, आप सब परिचित होंगे डिटर्जेंट से। तो ये क्या होते हैं, जब साबुन हो गया तो इसकी क्या जरूरत थी, ये क्या करता है, तो आपको बता दें कि साबुन की अपेक्षा अपमार्जक बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत अच्छी सफाई करते हैं। इसको क्या करते हैं, जब इसे कपड़ों में क्या करते हैं हम लोग, डिटर्जेंट को मिला करके 1-2 घंटे के लिए रख देते हैं, तो उसमें सब जितना भी उसका डस्ट होता है ना वो उसी से सब चिपक जाता है, और जब उसको धुलते हैं तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आसानी से, और जब साबुन में धुलते हैं तो उसको रगड़ते हैं, रगड़ते जाते हैं, मतलब मेहनत ज़्यादा लगती है। डिटर्जेंट में मेहनत कम लगती है, आसानी से डिटर्जेंट जो है वो मैल को, डस्ट को बाहर निकाल फेंकता है। तो ये होता है कि साबुन की अपेक्षा डिटर्जेंट अधिक लाभदायक होते हैं, अधिक कारीगर होते हैं। तो चलिए अपमार्जक समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। साधारण सिंपली क्या होते हैं, सल्फोनेट या अमोनिया लवण होते हैं, अमोनियम लवण होते हैं, ठीक, या NH4Cl कह सकते हो, अमोनियम लवण, ठीक, अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है, चलो सल्फोनेट या अमोनियम लवण होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, यह कठोर एवं मृदु जल दोनों के साथ कार्य करता है। अपमार्जक जो होता है वह कठोर जल, अच्छा आप बात करें कि कठोर जल क्या होता है, कठोर, सॉरी यहाँ पे जल देखो भूल गए, कठोर जल एवं मृदु जल दोनों के साथ कार्य करता है। अच्छा कठोर जल क्या होता है और मृदु जल क्या होता है, तो हमने तो पढ़ा दिया कि कठोर जल एवं मृदु जल। तो कठोर जल वे होते हैं जिसमें आसानी से भेद नहीं हो पाता, मतलब कि कहने का मतलब है जिसमें जल आसानी से उस अपमार्जक को नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, मतलब कि उसमें झाग देने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती, तो वह कठोर जल होता है। फिर से सुन लीजिए, कठोर जल एवं मृदु जल दोनों के साथ। तो आप कह सकते हो कि जिस जल में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु नहीं होते हैं, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, वो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु नहीं होंगे तो वह मृदु जल होगा। क्या होगा, मृदु जल, मृदु जल। और जब ये होंगे तो क्या होगा, कठोर जल। मतलब कि आपको बता दें कि जो कठोर जल होता है वो आसानी से उसमें डिटर्जेंट नहीं घुलता है, ज़्यादा मेहनत करती है। जिसमें आसानी से, जिस जल में आसानी से अपमार्जक घुल जाते हैं वो मृदु जल होते हैं, और जिसमें आसानी से नहीं घुलते हैं वो कठोर जल होते हैं। लेकिन रिएक्शन ये दोनों के साथ करता है, कठोर जल एवं मृदु जल दोनों के साथ कार्य करता है। तो आपको ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आया होगा कि साबुन की अच्छी क्वालिटी क्या होती है, क्या क्या होता है। तो
आज आप इस वीडियो को जरूर देखें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर ला सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक का आज समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट हम नया चैप्टर लेके आएंगे, वो भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।